हेलो एवरीवन, दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। कैसे हैं आप लोग? कुछ दिन पहले, करीब करीब 5 दिन पहले हमारा बजट आ गया है। हर साल 1 फरवरी को कुछ सालों से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एक बजट प्रेजेंट करती हैं, जिससे एक इकोनॉमिक डायरेक्शन, टैक्स में चेंजेस, वो सारी चीज़ें हमारे को पता लगती हैं। तो इस बारी हमारा जो बजट आया है वो काफ़ी, जो मेरा टाइटल है वो है काम बजट। बिकॉज़ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको एक्साइट करेगा, ना ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट पैनिक कर रही है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसमें सारे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मिल जाएँगे। और आप लोगों ने बजट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। तो आज हम बात करेंगे कुछ इम्प्लीकेशंस की, कि आज हमारी इकॉनमी कहाँ पे खड़ी है, उसके ग्रोथ इंजन में कितना तेल डालने की ज़रूरत है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, और अभी क्या करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भई हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाए थे अमेरिका ने, वो काफ़ी हद तक हमने हैंडल कर लिए हैं। कैसे कर लिए? पहली बात तो कई ऐसे सेक्टर्स थे जिस पे टैरिफ लगा ही नहीं था। मतलब कि 50% तो बिल्कुल नहीं था, 15% या व्हाटएवर था। और ऐसे कई सेक्टर हैं जो कि सब मिला के 50-60% जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, वो अफेक्ट ही नहीं हुए थे। तो वो तो था ही। फिर हमने क्या करा, हमने जिन चीज़ों में टैरिफ नहीं था उनको, उनका एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। दूसरा, जिन चीज़ों को टैरिफ का इम्पैक्ट हुआ था उन चीज़ों को और जगह बेचने लगे। तो काफ़ी हद तक हमने अमेरिका का जो टैरिफ इम्पैक्ट है वो कंट्रोल कर दिया। अब ब्लूमबर्ग ये कहता है कि भई हमारे हिसाब से इंडिया का जो डिपेंडेंसी है यूएस पे, वो करीब-करीब 2% ऑफ जीडीपी है, फ्रॉम अ एक्सपोर्ट स्टैंडपॉइंट। उसमें वो शायद दे आर आल्सो इंक्लूडिंग सर्विसेज़। तो अगर आप सिर्फ़ गुड्स एक्सपोर्ट देखोगे तो 85 बिलियन कुछ है लास्ट ईयर। तो 85 बिलियन इज़ 2% ऑफ जीडीपी ऑफ अराउंड 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स। तो 2% का मतलब, उसमें अगर आधे पे भी आपने टैरिफ लगाया तो वो 1% ऑफ जीडीपी हुआ। प्लस आपने सितंबर में लगाया, तो ऑलमोस्ट हाफ ईयर तो आपका वैसे ही निकल गया। तो मैक्सिमम जो इम्पैक्ट होगा वो 0.5% होगा। और अगर उसमें भी आपने कॉम्पेंसेट कर दिया इधर-उधर से, तो इट इज़ अ नेग्लिजिबल नंबर। इतना तो आपका थोड़ा-सा इन्फ्लेशन बढ़ गया, यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट आ गया या कम हो गया, कोई कंपनी बंद हो गई बड़ी, उसी से इतना इम्पैक्ट आ जाता है, 0.1 0.2%। तो बेसिकली देखा जाए कि ये जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक ज़ीरो है, और हमने एक्सपोर्ट्स में ठीक-ठाक ही करा है इस साल। तो आप देख सकते हैं 2025 में भी हम काफ़ी हद तक अच्छा ही कर रहे हैं। ये वाला जो नंबर था। तो इसको आप ज़ूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि भई हमारा जो नंबर है वो ठीक-ठाक चल रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप देखोगे कि एक कन्फ्यूजन है लोगों के माइंड में कि भी हमारा इकॉनमी 4 ट्रिलियन है या 5 ट्रिलियन है, पीपीपी में क्या है और नॉमिनल में क्या है। अब पीपीपी और नॉमिनल का मतलब है कि भी अगर हम डॉलर में लेते हैं, डॉलर 90 रुपए का है या 92 का है या 85 का है, उससे हमारा जो परचेजिंग पावर है वो चेंज हो जाता है। अगर हम उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो हमारी एक्चुअली इकॉनमी ऑलमोस्ट 18 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि क्लियरली नंबर 3 है वर्ल्ड में, और यूएस से बस थोड़ी-सी कम है। अमेरिका की कुछ 25, मतलब एस्टीमेट 25 से 32 तक जाते हैं। मेरे हिसाब से वो ओवर एस्टिमेशन है। तो वो भी करीब 25 ट्रिलियन की है। चाइना की कहते हैं कि भी 34-35 की है, कई जगह उसको 42 बताया जाता है। तो जो भी है, वी आर अ क्लियर नंबर 3। इसमें कोई भी आस-पास नहीं आता है, एंड सरप्राइज़ ऑफ सरप्राइज़, नंबर 4 पे रशिया आता है विद अराउंड 7 ट्रिलियन डॉलर्स। तो रशिया को आप सिर्फ़ एक मिलिट्री पावर मत समझिए, एक वो इकोनॉमिक पावर भी है। अब जो बजट है वो कई लोगों को डिसअपॉइंट कर रहा है, बिकॉज़ उसमें कोई हेडलाइन ऐसा नहीं है जो कि व्हिच इज़ अ बिग टेक अवे।
तो अगर हम एक समीक्षा करें हमारे इकोनॉमिक डायरेक्शन की और इकोनॉमिक कंडीशंस की, तो आपको ये एक मिक्स्ड बैग ही दिखेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाहे आप 8% पे ग्रो कर रहे हैं, बट आपका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो थोड़ा लैग कर रहा है, इवन दो देयर आर गुड थिंग्स हैपनिंग। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस है, आप काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हो, बट देयर हैज़ बीन सम lag this year and even last year in terms of actual execution on the ground, not just from a quality standpoint but also in terms of कितना spend करा। लास्ट ईयर एक लोकसभा इलेक्शंस थे, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 25 में, और उसकी वजह से काफ़ी ड्रैग हुआ जीडीपी ग्रोथ। तो उसकी वजह से काफ़ी इंडिया का जो मोमेंटम था वो कम हो गया था। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको फिक्स करने के लिए लास्ट ईयर जो बजट आया था उसमें इनकम टैक्स की रियायत दी, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम करे, और फाइनली आपने जीएसटी को भी रिफॉर्म कर दिया, और उसको रिफॉर्म ही कहना पड़ेगा। और उस रिफॉर्म के चलते आपका जो कंजम्पशन है वो थोड़ा बढ़ गया, और दैट विल देन ड्राइव सम प्राइवेट क्रेडिट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट पार्टीज इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमिक इंजन जो है वो थोड़ा सा वापस एक मोमेंटम पकड़ रहा है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ग्लोबल सिचुएशन बहुत ही टाइट है, और फंड फ्लोज जो हैं इंडिया की तरफ वो नहीं आ रहे हैं, जिसका मेन रीज़न ये था कि भी 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में आपकी ग्रोथ गिरी, और फिर कंपनीज की अर्निंग कम होने लग गई, तो स्टॉक मार्केट से काफ़ी पैसा चला गया बाहर, और जो चाइना स्टोरी थी वो कुछ हद तक रिवाइव हो गई, जो कि 2-3 साल से बिल्कुल वहाँ से फंड आउटफ्लो हो रहा था। तो इंडिया इज़ नाउ बैक ऑन द टेबल, स्पेशली जो आपके ट्रेड डील हुई है यूरोप के साथ, और अभी जो आपके डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं उन्होंने भी एक अनाउंस करा है कि भी हम एक डील करने वाले हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी नहीं डाला, बिकॉज़ मुझे उस इंसान पे कोई भरोसा नहीं है। जब तक डील साइन नहीं हो जाती, कुछ महीने उसका इम्पैक्ट नहीं दिख जाता, आई एम नॉट विलिंग टू बिलीव कि दिस इज़ अ डन डील। बिकॉज़ आज ही सुनने में आ रहा है कि भी वो एक पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, 1.5 बिलियन डॉलर्स का क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। वो एक सीक्रेट में डील साइन कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। तो दैट मैन कैन डू एनीथिंग, एंड आई एम, अभी मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से कि भई ये डील होएगी या नहीं होएगी, बट हाँ, अनाउंसमेंट तो करा गया है, और कुछ स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आया है, और गवर्नमेंट काफ़ी यूफ़ोरिक है, और मुझे नहीं पता कि इंडियन गवर्नमेंट को इतनी जल्दी क्या थी। 27 जनवरी को आपने ईयू के साथ डील साइन करी है, सो यू हैव लीवरेज, और 2 तारीख को ये आपने ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया आफ्टर स्पीकिंग टू मोदी। तो ये मुझे थोड़ा-सा अटपटा लगा, बिकॉज़ आप आपकी पिटाई हो रही थी 8-9 महीने से। पिटाई कहना सही रहेगा, क्योंकि वो ट्विटर पे और ट्रूथ सोशल पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या स्टेटमेंट्स दे रहे थे ट्रम्प और उसके टीम वाले। तो उसको रिवर्स करने के लिए यू कुड हैव प्लेड इट अ बिट पेशेंटली। अब उन्होंने ये भी क्लेम कर दिया कि भी रशिया से आप तेल नहीं खरीदोगे। मुझे नहीं पता कि कोई एग्रीमेंट है या नहीं। इवन इफ देयर इज़ एन एग्रीमेंट, इवन इफ इट इज़ इन इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट, एक नैरेटिव बिल्डिंग की जो एक ज़रूरत होती है, जो नैरेटिव को मैनेज करना होता है, उसके हिसाब से तो ये बहुत अच्छा नहीं लगा कि भी ये स्टेटमेंट दिया गया। और फिर उसमें ये भी बात है कि भी इंडिया विल परचेज़ $500 बिलियन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ फ्रॉम अमेरिका। तो ये कोई, मतलब क्या है ना, इसको आप जब एक्सप्लेन करोगे, तो ये बड़ा सिंपल मामला निकलेगा कि ओवर 5 इयर्स यू विल डू दिस। आपका वैसे ही ट्रेड 90 बिलियन तो आप खरीदते ही हो, तो 100 कर लोगे, तो 5 साल में 500 हो जाएगा। और वो 50 बिलियन कम भी रह गया तो कौन-सा ट्रम्प ने आके आपको मारना है। तो द थिंग इज़ कि जो नैरेटिव मैनेजमेंट है वो थोड़ा-सा लैकिंग है, और अमेरिका चाहे वैसे स्ट्रगल कर रहा हो, उसकी पावर कम हो गई हो, बट जहाँ तक नैरेटिव की बात है, जहाँ तक छोटे देशों को दबाने की बात है,
उसमें वो बहुत आगे है, जैसे वेनेजुएला में जो हुआ। और आपके पीछे भी वो ये दिखाने के लिए सबको उनका एम है कि भी हम इंडिया को दबा सकते हैं, इंडिया वो करता है जो हम चाहते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो मेरे हिसाब से इट कुड हैव बीन मैनेज्ड अ लिटिल बेटर। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। इंडिया की ट्रेड परफॉर्मेंस जो है वो करीब-करीब एक्सपोर्ट्स में 7% का ग्रोथ दिख रहा है और इंपोर्ट्स में 5% का। तो ठीक-ठाक ही माना जाएगा, बट आई मस्ट से कि ये टेपेड ल्यूकवार्म परफॉर्मेंस है। After so much of effort in Make in India and manufacturing, PLI स्कीम, तो अनलेस ये 10 20 20 20% पे ग्रो करे, तो फिर आपकी बात बन जाएगी। अदरवाइज आपको इंडिया का जो ग्रोथ रेट है आगे जाके वो सफ़र हो सकता है कुछ सालों बाद। अभी तो आपकी गाड़ी आगे चल जाएगी। इंडिया को थोड़ा-सा एडवांटेज है, क्योंकि आपका जो इन्होंने टैरिफ की बात करी है इंडिया के साथ 18% की, दैट इज़ डेफिनिटली बेटर देन नेबर्स जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड सो ऑन। और कई बड़े कंट्रीज़ भी हैं जैसे कनाडा, मेक्सिको, इनको भी बहुत सारा टैरिफ लगाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उस हिसाब से आप देखोगे कि भी इंडिया को 18 मिला है, तो इट्स नॉट अ बैड डील। Though I think 15 would have been more acceptable. Uh, अब आप देखो कि इंडिया ऑलमोस्ट 17% ऑफ द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड इस टाइम पे दे रहा है। मतलब 1/6 से ज़्यादा जो ग्रोथ हो रही है दुनिया में इस टाइम इंडिया के थ्रू हो रही है। चाइना में करीब 1/4 हो रही है और अमेरिका में ओनली 1/10। मतलब द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द ग्लोबल ग्रोथ इज ट्वाइस दैट ऑफ अमेरिका। तो जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स का पैनिक है और जो इंडिया के ऊपर प्रेशर है, वो इस पिक्चर से क्लियर हो जाता है कि ऐसा क्यों है कि भई इंडिया को वो नीचा दिखाने में, इंडिया को स्लो डाउन करने में उनका इतना एफर्ट जा रहा है, इतना स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। इवन थिंग्स लाइक इंजन्स हैव बीन डिलेड फॉर योर इंडिजिनस फाइटर्स। तो बहुत एफर्ट लगाया जा रहा है, आई मस्ट से। लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो अगर आप देखो यही इसी चीज़ को अगर देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया, यूके को तो इन्होंने 10% पे रखा है। यूरोपियन यूनियन और जापान को रखा है 15 पे, फिर इंडिया आ गया, फिर इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, थाईलैंड, फिर बांग्लादेश, वियतनाम, फिर चाइना, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड से आजकल वो बड़े खफ़ा हैं। अम, फिर रशियन ऑयल की बात हुई। अब रशियंस कह रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो अगर इंडिया खरीदे तो अच्छी बात है, नहीं खरीदे तो इट्स ओके फॉर अस, हमें और लोग मिल जाएँगे। लेकिन ये बात मानने वाली है कि पिछले कई महीनों से आपका जो परचेज़ है ऑफ रशियन ऑयल वो गिर रहा है बिकॉज़ रिलायंस नहीं खरीद रहा है। अब प्राइवेट कंपनीज़ को ये प्रॉब्लम है कि भी अगर एक कंट्री है जो कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट को किडनैप कर सकती है, तो कितने बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स की हिम्मत होएगी कि वो डिफाई करें अमेरिकन डिक्टेट को। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि सिर्फ इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर बाइंग परचेजिंग रशियन ऑयल। और मेरे ख्याल से ये थोड़ा और कम हो जाएगा बिकॉज और सैंक्शन लगे हुए हैं एंड इंडिया के पास अब नए ऑप्शंस आ गए हैं, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, कैरेबियन के एंड सो ऑन। सो दिस इज अ अनफॉर्चुनेट स्टोरी। इंडिया को एक विंडफॉल मिल रहा था जिसके पीछे सब पड़ गए। ये हमने देख लिया है। तो एक बिग पिक्चर ये निकलती है कि इंडिया का जो एक स्टैंड ऑफ है अमेरिका के साथ, वो ऐसा फील आ रहा है कि हाँ, इंडिया को एक एक चाबी मिल गई है ईयू के साथ जो एफटीए करा, जिससे थोड़ा-सा प्रेशर बना है अमेरिका पे। और उसकी वजह से अमेरिका के साथ डील भी हो सकती है। आपके खिलाफ जो-जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, हो सकता है वो बैक ट्रैकिंग हो। लेकिन आपने हर चीज़ को कंपार्टमेंटलाइज़ कर दिया है, मतलब कि आप जियोपॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स और ट्रेड के साथ नहीं मिक्स कर रहे हो व्हेन यू आर डीलिंग विद अमेरिका। तो अमेरिका विल फील फ्री कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो भी करना चाहते हैं वो करते रहें और आपके साथ ट्रेड डील साइन कर लें। तो मेरे हिसाब से ये दिस इज़ नॉट अ
इट्स नॉट अ फुल विक्ट्री, बट प्रोग्रेस ज़रूर है, और एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर इज़ मच बेटर देन 2025। इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से कुछ हेडविंड्स भी हैं, और कुछ टेलविंड्स भी हैं, मतलब हमें हेल्प भी मिल रही है मोमेंटम की, और कुछ आगे चैलेंजेस भी दिख रहे हैं। अब सुनने में आया है कि मेटल के प्राइसेस गोल्ड सिल्वर जैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, हो सकता है दूसरे के हो जाएं, हो सकता है कॉपर का प्राइस बढ़ जाए। अगर कॉपर का प्राइस बढ़ेगा तो आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्राइस बढ़ जाएगा, तो दैट विल बी इन्फ्लेशनरी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि 2026 को एक चैलेंजिंग ईयर बना सकते हैं, बट वील हैव टू वेट एंड वॉच। एंड as far as the budget goes, as I said, it's a calm budget, no panic and nothing exciting either. Thank you for watching.